नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हमारा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस टॉपिक में से बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है इस चैप्टर का। फर्स्ट इसमें हम लिखते हैं इस थ्योरी के पोस्टुलेट्स जो हैं वो क्या हैं। इसके अकॉर्डिंग जो ये इज्यूम करता है कि मेटल और लाइगेंड का जो बॉन्ड है वो बनता है बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय लाइगेंड्स टू मेटल एटम या आयन। ये याद रखना, ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम पढ़ रहे हैं ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए है। तो क्योंकि जो हम सिंपल जब हम कंपाउंड्स करते थे तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती थी कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जब कंबाइन करते हैं तो इसमें हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होने चाहिए दोनों के पास। लेकिन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो मेटल है उसके पास एम्प्टी जो ऑर्बिटल्स होने चाहिए और लाइगेंड जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो डोनेट करेगा इन एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल में। और इस तरीके से दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। इसमें जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड नहीं है। कोवलेंट बॉन्ड जब बनता है प्योर कोवलेंट बॉन्ड तो उसमें दोनों जो एटम्स होते हैं उनके हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। इस केस में मेटल के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर करेगा लाइगेंड यहाँ पे। तो बेसिक अजम्पशन जो है इसमें हमारे पास आती है मेड by this theory is that the metal और ligand का जो bond है is by donation of pairs of electron by ligands to the metal atom या ion, मेटल एटम और आयन। सेकेंड पॉइंट जो इस थ्योरी का है वो ये है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने के लिए यहाँ पे जो लाइगेंड देता है मेटल को उतने ही ऑर्बिटल्स अपने एम्प्टी करने पड़ेंगे यहाँ पे इन ऑर्डर टू अकोमोडेट these electrons the metal ion should have required number of vacant orbitals। बट ये जो ऑर्बिटल्स वेकेंट अवेलेबल होने चाहिए ये इक्वल एनर्जी के होने चाहिए, ऑफ इक्वल एनर्जी। तो अगर नहीं अवेलेबल है तो उतने अवेलेबल मेटल को करवाने पड़ेंगे बाय अनपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करके या इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे ऑर्बिटल्स में सेंड करके उतने जो है ऑर्बिटल्स जो एम्प्टी अवेलेबल होने चाहिए। और ये जो ऑर्बिटल्स हैं दीज आर ऑब्टेन्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल एटम to give a set of hybrid orbitals या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज में आएंगे ऑफ इक्वल एनर्जी। समटाइम्स द अनपेयर्ड n-1 जो d इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो भी यहाँ पे यूज में आते हैं as fully as possible before the hybridization and thus making some n-1d orbitals empty। तो इसमें कुछ n-1d orbitals भी जो हैं ये अवेलेबल होते हैं बॉन्डिंग के लिए, बिकॉज इनको इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से रिमूव करके इन ऑर्बिटल्स को एम्प्टी किया जाता है ताकि जो है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अवेलेबल हों मेटल के पास। सो सेंट्रल मेटल एटम देन मेक्स अवेलेबल द नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि जितने लाइगेंड्स ने बॉन्ड बनाने हैं उतने एम्प्टी ऑर्बिटल्स मेटल के पास होने चाहिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो ये मेटल उतने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाने के लिए उतने ही
ऑर्बिटल्स को एम्प्टी करेगा विथ सुटेबल लाइगेंड ऑर्बिटल्स। अभी हम पोस्टुलेट्स लिख रहे हैं, जब एग्जांपल्स करेंगे सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे हमें। इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारे पास आता है, जब लाइगेंड अप्रोच करता है मेटल को और मेटल और लाइगेंड का बॉन्ड बनता है तो दोनों के बीच में क्या होती है, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। हाँ, इसमें मेटल के ऑर्बिटल्स कंप्लीटली एम्प्टी होते हैं जब ये ओवरलैपिंग होती है, और जो लाइगेंड है वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल के इन एम्प्टी ऑर्बिटल्स में डोनेट करेगा, और इन ऑर्बिटल्स के बीच में मेटल के और लाइगेंड के क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग से अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम क्या कहते हैं, जब पार्शली ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो उनके बीच में क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। तो इस तरीके से बॉन्ड बन जाएगा बिटवीन द एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल एंड बाय द lone pair of electrons donated by the ligands with those of ligands. नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, ऑक्टाहेड्रल अगर कॉम्प्लेक्स बन रहा है, स्क्योर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जो हमने स्टडी करने हैं यहाँ पे वो एग्जांपल्स मैं ले रही हूँ। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, ऑक्टाहेड्रल, स्क्योर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, कौन से ऑर्बिटल्स मेटल के जो हैं वो एम्प्टी होने चाहिए। अगर तो ऑक्टाहेड्रल है तो वो D2sp3 या sp3d2, 6 ऑर्बिटल्स यहाँ पे क्या होने चाहिए, एम्प्टी होने चाहिए। D2sp3 या sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होएगी इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, और स्क्योर प्लेनर में DsP2 आएगी, और अगर हम टेट्राहेड्रल ले रहे हैं तो sp3 जो है इसमें क्या होएगी, हाइब्रिडाइजेशन होएगी रिस्पेक्टिवली ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास इनका मैग्नेटिक करैक्टर जो होता है, अगर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट मीन्स कॉम्प्लेक्स क्या होएगा, डायामैग्नेटिक इन नेचर होएगा। कॉम्प्लेक्स इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। अगर तो यहाँ पे क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट का मतलब कॉम्प्लेक्स क्या होएगा हमारा, कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। और जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उतना ही पैरामैग्नेटिक करैक्टर क्या होएगा, ज़्यादा होएगा। मोर इज द पैरामैग्नेटिक करैक्टर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। और इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट यूज़ करते हैं। दैट इज़ हम कह सकते हैं कि ग्रेटर इज़, एक्चुअली में पूरी थ्योरी जो है मैग्नेटिक मोमेंट पे बेस्ड है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। ग्रेटर इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू √n इंटू n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन, उतना ही पैरामैग्नेटिक करैक्टर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट का अगर हमें वैल्यू पता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये पता है कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस कॉम्प्लेक्स में, और उसके अकॉर्डिंग जो उस कॉम्प्लेक्स की जो है ज्योमेट्री को हम कैलकुलेट कर सकते हैं या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, जिनको अब हम आगे एग्जाम्पल्स में यूज़ करेंगे। इन पॉइंट्स को मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। बेसिक अजम्पशन इसमें होती है कि मेटल और लाइगेंड का बॉन्ड जो है वो बनता है जब लाइगेंड अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है टू द मेटल एटम और आयन, और इन इलेक्ट्रॉन्स को जो लाइगेंड डोनेट कर रहा है इनको अकोमोडेट करने के लिए मेटल के पास उतने ही वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए ऑफ इक्वल एनर्जी के, और ये जो ऑर्बिटल्स ऑब्टेन करता है मेटल, ये हाइब्रिडाइजेशन से ऑब्टेन करता है। कई बार n-1d जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये भी यूज़ किए जाते हैं फॉर द बॉन्डिंग विद द लाइगेंड्स के साथ। विद द लाइगेंड अप्रोच ऑफ लाइगेंड मेटल लाइगेंड बॉन्ड, जब लाइगेंड अप्रोच करता है मेटल लाइगेंड बॉन्ड बनता है तो इसमें जो है दोनों के ऑर्बिटल्स जो हैं वो ओवरलैप करते हैं। ऑक्टाहेड्रल अगर ज्योमेट्री बनती है तो D2sp3 या sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होएगी। अगर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होएगी। अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होएगी,
sp3 होएगी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम या आयन। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतना पैरामैग्नेटिक करैक्टर क्या होएगा, ज़्यादा होएगा। और इसको कैलकुलेट किया जाता है यूजिंग द डायपोल मोमेंट। अगर हमें ये पता है कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, डायपोल मोमेंट कितना है कॉम्प्लेक्स का, तो हम उस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं।